स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की क्लास मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है एंड आपको पता ही है कि फिलहाल हमने एक चैप्टर फिनिश करा है कंटेम्पररी साउथ एशिया। आज की क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आज के क्लास में हम जो क्वेश्चंस कवर करें वही सेम क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ऐसा तुम्हारे सीनियर्स के साथ हो रखा है। तो आज की क्लास हमारी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पर कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो इससे पिछले जो भी हमारे सेशंस हैं आपको वो हमारे चैनल में लाइव या फिर वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा। उसे देखने के बाद अगर आप ये सेशन देखोगे तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज की बहुत बढ़िया तैयारी होने वाली है क्लास 11th एंड क्लास 12th। ओके, चलो तो हम लोग अपना सेशन आज स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस भी होंगे इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों से पिछले सेशन में क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आंसर हम लोग सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे एंड वो आंसर किसने सबसे पहले दिया था वो भी देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साउथ एशिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आ नहीं सकता है ना। पूरे चैप्टर में साउथ एशिया के बारे में ही पढ़ा है तो तुम्हें पता होना चाहिए साउथ एशिया क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आ ही सकता है। इसके अलावा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स और ऑप्शन डी है तुम्हारा चाइना, और तुमसे पूछ लिया कि यार बताओ इनमें से कौन सी कंट्री साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। तो वो तुम तभी आंसर कर पाओगे अगर तुम्हें पता होगा कि साउथ एशिया होता क्या है। अभी मैप में देखेंगे, पर हाँ फिलहाल तुम लोग सुन लो कि साउथ एशिया क्या होता है। तो साउथ एशिया जब हम पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं तो उसका अक्सर क्या मतलब होता है कि हम लोग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्सर इन कंट्रीज को हम लोग साउथ एशिया कहते हैं। एक बार जल्दी से मैप पर देख लेते हैं इन कंट्रीज को। ये अपना इंडिया, बगल में पाकिस्तान, ऊपर नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, श्रीलंका से हल्का सा नीचे हमारा मालदीव्स पड़ता है। अक्सर जब हम लोग साउथ एशिया की बात करते हैं इन जनरल, तो क्योंकि हमारे आसपास अफगानिस्तान और म्यांमार है तो हम उनको भी कभी कभी इंक्लूड कर लेते हैं साउथ एशिया के बारे में बात करते टाइम, पर मोस्टली ये कंट्रीज ही साउथ एशिया का पार्ट हम मानते हैं। नेक्स्ट तुमसे कहा जा रहा है कि ध्यान रखना चाइना भी बहुत पास में ही है, बगल में ही है चाइना, पर चाइना को हम साउथ एशिया का हिस्सा नहीं मानते, पर चाइना का इन्फ्लुएंस, प्रभाव बहुत ज्यादा है साउथ एशिया में। सिमिलरली यूएसए का भी प्रभाव और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है हमारे साउथ एशिया में। कूल है, ये तो सबको आ गया समझ कि साउथ एशिया क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है कि नेपाल में उस टाइम पर 3 क्या चैलेंजेस चल रहे थे वो समझा दो। तो अगर ये क्वेश्चन कम नंबर में आता है तो तुम लोग बस ऐसे समझा सकते हो कि उस टाइम पर मोनार्किस्ट फोर्सेस थे, राजा के फोर्सेस थे, डेमोक्रेट्स थे जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, और माओइस्ट एक्टिविटीज चल रही थी जो वायलेंस करके राजा को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन 3 लोगों के बीच में एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चल रहा था। कौन कौन? राजा के सपोर्टर्स, डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स और माओइस्ट। इन तीनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था हमारे नेपाल में। ठीक है, पर अगर ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा नंबर में आता है तो एक एक करके समझा देना। डेमोक्रेट्स जो हैं उनका नजरिया क्या था, माओइस्ट का नजरिया क्या था, मोनार्क राजा के बारे में थोड़ा बता देना कि बीच में तो उन्होंने पार्लियामेंट भी हटा दी थी। तो अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जो कवर करा था इन डिटेल वो तुम कुछ कुछ करके लिख देना।
नेक्स्ट हम लोग एक कंक्लूजन दे सकते हैं इस आंसर को कि ये 3 चैलेंजेस थे, पर फिर हम देखते हैं कि अप्रैल 2006 के अराउंड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं, लोग ये बोलने लग जाते हैं कि भाई हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, फिर धीरे धीरे नेपाल डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन करता है। तो ये सारी चीजें तुम लोग लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो तो क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेम द प्रिंसिपल प्लेयर्स इन द एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था उनमें मेन प्लेयर्स कौन थे, ठीक है, ये तुमसे पूछा, मतलब मेन कम्युनिटीज कौन सी थी। नेक्स्ट तुमसे बोला है कि हाउ डू यू एसेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। आपको क्या लगता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है इसे रिजॉल्व करने का सही तरीका क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना है इस चैप्टर में हमने अलग अलग कंट्रीज की हिस्ट्री पढ़ी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज की हिस्ट्री पढ़ी है एंड वो तुम्हें पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो श्रीलंका के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नेपाल के बारे में आ जाए या बांग्लादेश के बारे में आ जाए या पाकिस्तान के बारे में आ जाए। तो एक क्वेश्चन तो तुम ये मानकर चलोगे कि आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पाकिस्तान स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बांग्लादेश स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेपाल स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी। तो हर एक कंट्री का एक एक शॉर्ट नोट याद कर लेना। अभी फिलहाल श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका में जो चैलेंज था वो मिलिट्री के वजह से नहीं था, वो किसी राजा के वजह से भी नहीं था। वहां पे क्या था, दो कम्युनिटीज आपस में लड़ रही थी, ठीक है, दो कम्युनिटीज आपस में लड़ रही थी। श्रीलंका को उस टाइम पे सिलोन कहा जाता था एंड श्रीलंका में मेनली दो कम्युनिटीज थी, एक तो थी सिन्हला और एक थी तमिल्स। और ये जो तमिल्स थे ना, ये हमारे इंडिया वाले तमिल्स ही थे, पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर इन तमिल्स को माइग्रेट करके श्रीलंका ले जाया गया था। तो ये लोग श्रीलंका में जाकर सेटल हो गए थे, पर सिन्हला जो लोग हैं वो हमारे तमिल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो इन तमिल्स के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, ठीक है। तो ओवर टाइम श्रीलंका में क्या होता है, सिन्हलास और तमिल्स ये लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान जो तमिल लोग हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए 1983 के अराउंड एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको हम LTTE कहते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। इन लोगों की डिमांड थी कि श्रीलंका में जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो हमें दे दो, वहां पर सिर्फ तमिल्स रहेंगे। काफी टाइम तक इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, इंडिया भी बीच में बोलने की कोशिश करता है, हम लोग अपने ट्रूप्स को भी वहां पर भेजते हैं, पर कुछ खास फायदा नहीं होता, तो कुछ टाइम के बाद ट्रूप्स को वापस बुला लेते हैं। फिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है थोड़ा सा श्रीलंका के ऊपर और ये अपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के एंड में पूछा है ना कि आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा अपने क्लास 10th को याद करो। क्लास 10th में ही तुम्हें श्रीलंका की सारी कहानी बता दी जाती है, तब भी तुम्हें ये बताया जाता है कि यार श्रीलंका में ना पावर शेयरिंग होनी चाहिए थी, डेमोक्रेटिक तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए थी, यही सही तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने का। आपको भी यही लिखकर आना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये श्रीलंका वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, मेंशन सम ऑफ द रीसेंट एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं उन्हें मेंशन करो। Can we be sure that two countries are well in their way to a friendly relationship? क्या अब हम श्योर हैं कि दोनों कंट्रीज साथ में फ्रेंडली तरीके से ही रहेंगे? ये तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहले पार्ट को उठाते हैं, देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। तो पॉइंट 1, रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेना स्टार्ट कर दिया है। क्या होता है यार ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में पाकिस्तान से कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, इंडिया से कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, ये लोग साथ में मिलके आपस में बातचीत करते हैं ताकि हमें एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस आए, हम अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करते हैं ताकि दोनों कंट्रीज के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना आसान हो पाए। तो रिसेंटली हमने ये करना स्टार्ट करा। कलाकारी देख रहे हो तुम मेरी?
चलो यार ठीक है, ये आगे कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। सेकंड पॉइंट पे क्या कहा जा रहा है तुमसे कि रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान से कुछ फेमस पर्सनालिटीज इंडिया आते हैं, इंडिया से भी कुछ फेमस पर्सनालिटीज पाकिस्तान जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एक फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर, माहौल बना रहता है। नेक्स्ट, अलग अलग समिट्स में, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में हमारे लीडर्स जाकर साथ में बातचीत करते हैं। रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि दो कंट्रीज के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया, इन दो कंट्रीज के बीच में खूब सारे बस रूट्स भी खुल गए हैं। ट्रेड भी बहुत ज्यादा होने लग गया है, ट्रेड पहले से बढ़ गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। रिसेंटली आप देखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान में हमें वीजा लगाना भी हमारे लिए आसान हो गया है, वीजा भी हमें इजीली मिल जाता है। क्वेश्चन का एक हिस्सा हो चुका है। दूसरे हिस्से में तुमसे पूछा था कि तो तुम्हें क्या लगता है, पाकिस्तान और इंडिया की प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई, अब हम फ्रेंडली रहेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। मेनली कश्मीर वाला इशू तो चल ही रहा है, पार्टीशन से चल रहा है ना। तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हम लोग लड़ते हैं, पर हाँ ये कह सकते हैं कि ये चांसेस कि आगे जाकर इंडिया और पाकिस्तान प्रॉपर फुल स्केल वॉर करेंगे, ये चांस कम हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही पूरी पूरी दोस्ती हो गई है, पर हाँ ये चांस कि पहले की तरह कभी वॉर हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान का, ये चांसेस काफी कम हो गए हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेंशन 2 areas each of cooperation and disagreement between India and Bangladesh। ठीक है, अब बांग्लादेश आ गया क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के 2 ऐसे पॉइंट्स बताओ जहां पर हम लोग लड़ते हैं। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स, कोई 2 ऐसी चीजें जिसके ऊपर इंडिया और बांग्लादेश लड़ते हैं वो बताओ। साथ ही साथ 2 ऐसी चीजें बताओ जहां पर इंडिया और बांग्लादेश कूल हैं, चिल हैं, साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे डिसएग्रीमेंट से। ठीक है, तो मैंने तो 2 से ज्यादा ही पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पर। अगर तुम क्वेश्चन को देखना, अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का आ रहा है तो 2 पॉइंट लिख देना, ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो ज्यादा पॉइंट लिख देना। ठीक है, चलो, तो हमारी लड़ाई किस बात पर होती है नॉर्मली? रिवर वाटर शेयरिंग में डिसएग्रीमेंट होता है हमारा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के शेयरिंग में हमें दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है इलीगल इमिग्रेशन। बांग्लादेश से अक्सर लोग इलीगली हमारे इंडिया में आते रहते हैं। जब भी हम इस बात को बांग्लादेश के सामने रखते हैं, बांग्लादेश बोलता है कि नहीं, हमने तो किसी को भेजा ही नहीं, इलीगल इमिग्रेंट्स तो आ ही नहीं रहे। तो इस बात को लेकर हमें अच्छा नहीं लगता, बांग्लादेश और इंडिया की ज्यादा बनती नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमें कभी मान लो ईस्ट की तरफ थोड़ा जाना है, तो बांग्लादेश कभी अलाउ नहीं करता कि हम उनके टेरिटरी से होते हुए कहीं गुजरे, तो ये चीज भी हमें नहीं पसंद। नेक्स्ट, बांग्लादेश हमें नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने में ज्यादा खुश नहीं है। ठीक है, हैप्पीली या फिर इजीली वो लोग मानते नहीं है कि वो नेचुरल गैस इंडिया को एक्सपोर्ट कर दे, तो ये बात भी हम लोगों को नहीं पसंद है। तो ये तो हो गया हमारा डिसएग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं, कोऑपरेशन। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो कोऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लास्ट 10 इयर्स में हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। बांग्लादेश हमारे इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का भी पार्ट है। लुक ईस्ट पॉलिसी में हम लोग इंडिया से ईस्ट की तरफ जो भी रीजन्स हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो बांग्लादेश हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज में या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया और बांग्लादेश साथ में मिलकर काम करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग आजकल कोऑपरेट कर रहे हैं, जब भी हमें लगता है कि कॉमन थ्रेट है, मतलब कोई कॉमन खतरा है, तब हम लोग साथ में मिलकर अचानक से काम करने लग जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंडिया और बांग्लादेश का क्या चल रहा है, कोऑपरेशन चल रहा है। एक और क्वेश्चन खत्म, निपटा दिया एक और क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, हाउ आर द एक्सटर्नल पावर्स इन्फ्लुएंसिंग बायलैटरल रिलेशन इन साउथ एशिया? टेक एनी वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। तुमसे पूछा जा रहा है कि जो एक्सटर्नल पावर्स हैं वो एशिया के ऊपर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं।
फिर नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि भाई किसी एक एग्जाम्पल के साथ समझा देना। तो एक्सटर्नल पावर्स पता है कौन कौन सी हैं? यूएसए और चाइना। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि यूएसए चाइना दोनों ही साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, पर इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है हमारे इस रीजन में। एंड तुम लोग पता है शुरुआत कैसे करना है इस आंसर की? हमारे एनसीईआरटी की ही लाइन है ये, तुम ये लिखना कि कोई भी रीजन वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो अकेला वैक्यूम में एग्जिस्ट करता हो, सारे रीजन्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अगर इंडिया एक कंट्री है तो इंडिया अकेली नहीं है, आसपास इतने पड़ोसी हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। तो सिमिलरली साउथ एशिया में चाइना और यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि चाइना और इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे ओवर टाइम इंप्रूव तो हो रहे हैं, पर हमारे लिए ये एक दिक्कत की बात है कि चाइना की ना हाल फिलहाल में पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती बहुत बढ़ने लगी है, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए के रिलेशंस इंडिया के साथ भी अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हैं, जिसके वजह से अगर कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो यूएसए बीच में आकर मीडिएटर का काम करता है, लड़ाई सुलझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि साउथ एशिया का जो रीजन है, इन कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ का पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यूएसए इस रीजन को लेकर बहुत इंटरेस्टेड रहता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो खूब सारा पैसा आएगा। तो ये यूएसए की कहानी हो गई। इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन फिनिश हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल एंड लिमिटेशंस ऑफ सार्क। ठीक है, तो तुम्हें सार्क के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। पहले तो तुम समझाओ, रोल बताओ कि सार्क होता क्या है, उसके बाद तुम क्या करो, सार्क की लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब सार्क में क्या क्या कमियां हैं वो समझाओ। ठीक है, तो बस सार्क के बारे में तुम्हें कुछ कुछ बताना। सबसे पहले तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने ये सोचकर बनाया था कि यहाँ पर साउथ एशिया की कंट्रीज जो हैं वो साथ में मिलजुल कर कोऑपरेट करेंगी। ये हमने 1985 में हमारा सार्क शुरू हो गया था। सार्क ने एक चीज स्टार्ट करी थी जिसको हम कहते हैं साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एंड इस एग्रीमेंट में हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग साउथ एशिया की कंट्रीज के लिए ट्रेड करना आसान कर देंगे। ट्रेड में हम लोग ज्यादा टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे, इनके लिए हम लोग ट्रेडिंग करना आसान कर देंगे। तो ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को 2004 तक साइन कर लिया गया था और ये 1 जनवरी 2006, ठीक है, 1 जनवरी 2006 से ये इफेक्ट में भी आ गया था। तो थोड़ा सा सार्क का रोल बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट में पूछा था ना, लिमिटेशन बताओ। लिमिटेशन उठाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं तुमसे कि सार्क में पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सार्क बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसका एक कारण ये है कि सार्क में जो कंट्रीज है ना वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ती हैं। जैसे अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की ही बात करूं तो हमारा कश्मीर का इशू सॉर्ट ही नहीं होता है, तो हमारी ज्यादा बनती नहीं है उस प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट, सार्क में इंडिया के जो कुछ नेबर्स हैं, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, नेपाल, बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज को ऐसा लगता है कि इंडिया सार्क में अपना डोमिनेशन जताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तुम एक और चीज लिख सकते हो कि सार्क में बहुत डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। ठीक है, सार्क में ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग के कैटेगरी में आती हैं। तो क्योंकि डेवलप्ड कोई बहुत बड़ी कंट्री है नहीं वहां पर, तो सार्क में इन जनरल थोड़ा सा फंड्स का इशू रहता है, पैसों की कमी रहती है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं, सार्क वाला क्वेश्चन भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिटेल। तो तुम्हें इन डिटेल इस क्वेश्चन में समझाना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स किन बातों को लेकर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इशू क्या है, कश्मीर। तो पार्टीशन के बाद ही
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इशू आ जाता है और वो था कश्मीर। तो पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर उनका है, पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि कश्मीर उनका है, पर ऑब्वियसली ये सच नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, कश्मीर हमारा है। तो ये इशू हमारा पार्टीशन से ही स्टार्ट हो जाता है। बीच बीच में हमारे बहुत सारे वॉर्स भी हुए थे, जैसे 1947-48 में, 1965 में भी एक वॉर हुआ था, पर इन सारे वॉर्स में भी कश्मीर का जो इशू है वो सॉर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, 1947 वाला जो वॉर था उसमें क्या होता है, कश्मीर के कुछ हिस्से के ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर लेता है, उसी को ही हम पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। 1971 में भी एक वॉर होता है, उस वॉर में इंडिया बहुत बढ़िया तरीके से जीतती है, बट फिर भी कश्मीर वाला जो इशू है वो सॉर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर्स को लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। इंडिया और पाकिस्तान अक्सर एक आर्म्स रेस में लगे हुए होते हैं कि ज्यादा वेपन्स कौन सी कंट्री लेकर दिखाएगी। उसके बाद हम देखते हैं 1990s के अराउंड दोनों ही जो कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं। 1998 में इंडिया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट करता है पोखरान में। कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट को करके दिखाता है चागाई हिल्स में। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स में भी हमारा जो वॉर है, ठीक है, वॉर मतलब एक रेस जो है वो लगी रहती है, वेपन्स को लेकर भी एक रेस लगी रहती है दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड उस टाइम पर तो वॉर्स हो गए, पर आपको बताया जा रहा है कि अब ये पॉसिबिलिटी कि इंडिया और पाकिस्तान का फुल स्केल वॉर हो, ये पॉसिबिलिटी काफी हद तक रिड्यूस हो गई है। फिर भी इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स डालते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात हम करें तो इंडिया में हम लोग अक्सर ये मानते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमारे कश्मीर वाले इलाके में लोगों को वेपन्स देते हैं, पैसे देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एंड वहां पे वायलेंस को ये लोग जानबूझ के एंकरेज करते हैं। सेम हमारा खालिस्तानी मिलिटेंट्स को लेकर भी मानना है कि पाकिस्तान के लोग इनको एंकरेज करते हैं, इनको वेपन्स देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी जो स्पाई एजेंसी है ISI, हमें लगता है कि इनकी स्पाई एजेंसी नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में जाकर एंटी इंडिया कैंपेन्स कराती रहती है। ठीक है, तो ये तो इंडिया का मानना हुआ। पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उनके सिंध और बलोचिस्तान इलाके में जानबूझ के वायलेंस कराती है। रिवर वाटर शेयरिंग में भी हमें कुछ दिक्कतें आई हैं, जैसे इंडस रिवर जो है उसे शेयर करते टाइम हम लोग बहुत लड़ते थे। फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक ने हमारे लिए एक ट्रीटी बनाई, एक एग्रीमेंट बनाया, इंडस वाटर ट्रीटी, एंड जब से हमने उस ट्रीटी को साइन करा है, ये रिवर को लेकर जो कन्फ्लिक्ट है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट, सर क्रीक, ठीक है, गुजरात के टिप में एक थिन सा रिवर स्ट्रीम है जिसका नाम सर क्रीक है, उसके शेयरिंग में भी हमें दिक्कत आती है, हम लोग कन्फ्लिक्ट करते हैं। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो एकदम गुजरात के टिप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पर सर क्रीक है। ठीक है, तो मैं एक मिनट पेन उठा लेती हूँ। तो इंडिया का मानना है कि यहाँ ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ तक का इलाका हमारा है, पर पाकिस्तान का मानना है कि ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक का इलाका पाकिस्तान का है। तो इस इशू को लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। एक और क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने समझा दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जनरली कन्फ्लिक्ट्स किन पॉइंट्स को लेकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिस्ट सेवरल फैक्टर्स व्हिच हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। तुमसे पूछा है कि कुछ कारण बताओ जिसके वजह से पाकिस्तान स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बना पा रहा था। स्टार्टिंग में पाकिस्तान को बहुत दिक्कत आई ना डेमोक्रेसी लाने में, बार बार मिलिट्री टेक ओवर होता रहता था। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि कुछ फैक्टर्स बताओ, कुछ कारण बताओ जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने में दिक्कत आई। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो उस टाइम पर जो पाकिस्तान की सोसाइटी थी ना, उस सोसाइटी में डोमिनेंस ज्यादा किसका था, मिलिट्री के लोगों का, क्लर्जी का, रिलीजियस लोगों का, नोबल्स का, जमींदार्स का, इनका डोमिनेंस ज्यादा था, जिसके वजह से वहां पर बार बार मिलिट्री गवर्नमेंट आती रहती थी
और डेमोक्रेसी को लोगों ने ज्यादा सपोर्ट नहीं करा। नेक्स्ट, इसी टाइम पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अक्सर एक वॉर का माहौल रहता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मे बी लगा हो कि इस टाइम पर तो मिलिट्री गवर्नमेंट का ही रहना बढ़िया है। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो मिलिट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, ये लोग अक्सर ऐसा कहते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो वैसे भी सेल्फिश होते हैं, करप्ट होते हैं, वो जनता के लिए कुछ नहीं करते, मिलिट्री गवर्नमेंट ही बेटर है, ऐसा पाकिस्तान में कुछ लोगों का मानना था। नेक्स्ट, पाकिस्तान को कभी इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिला डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे यूएसए टाइप की जो कंट्रीज हैं, इन्होंने भी कभी पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं डाला कि तुम लोग डेमोक्रेसी को अपनाओ। अक्सर ज्यादातर कंट्रीज को लगता था कि पाकिस्तान को जो करना है करने दो, जब तक ये लोग इस्लामिक टेररिज्म को नहीं फैला रहे, ये लोग जो करेंगे वो चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हें बताया जा रहा है कि उतना सक्सेसफुल नहीं था पाकिस्तान में स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी लाना, पर पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग थे, जनता थी, जो इस बात को समझती थी कि डेमोक्रेसी जरूरी है, एंड उन्होंने बार बार प्रोटेस्ट भी करा था। और आपको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में उस टाइम पर बहुत ब्रेव और फ्री मीडिया थी, जो हर सच्चाई मीडिया चैनल्स पर बताती रहती थी, विच इज अ गुड थिंग। इसी के साथ हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था एज होमवर्क। तो इस क्वेश्चन का एक बार आंसर देख लेते हैं। इन ईस्ट पाकिस्तान द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन वॉज लेड बाय, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान मतलब आपका बांग्लादेश, अभी का बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में किसने ये स्ट्रगल करा था कि हमें पाकिस्तान से हटना है? मेन लीडर कौन थे? तो मेन लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन ए राइट है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी स्टूडेंट्स फास्टेस्ट आंसर देंगे उन लोगों के लिए क्लैपिंग होगी। तो पिछले सेशन में फास्टेस्ट आंसर शिवराज ने दिया, रेशमी ने दिया और अन्वेषा ने दिया। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी क्लैपिंग कर दो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इनके अलावा और भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। इसी के साथ फाइनली हमारा एक और चैप्टर फिनिश हो गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी रिकॉर्डेड क्लास। अगर आप कभी मेरे से लाइव मिलना चाहते हो तो मेरी लाइव फ्री क्लासेस भी होती हैं, जिनका लिंक आपको इसी YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे लाइव फ्री क्लासेस में आओगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्लास 12th की जनरली क्लास टाइमिंग लाइव फ्री क्लासेस की 9 PM होती हैं। लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, जो है हमारा अनुष्या। ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आपको एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज्ड बैच चाहिए ह्यूमैनिटीज के लिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है वो बैच। एंड उस बैच में आपको 4 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको उस बैच का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी कुछ दिनों के लिए 9th तक, जून 9 तक हमारे अनअकैडमी में चल रहा है प्राइस ड्रॉप। मतलब हम आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड रेट्स में ये बैच दे रहे हैं। तो अगर आप लोग 9 से पहले पहले ये बैच ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, आपको मेरा ये कोड यूज करना है। मेरा नाम ही काफी है, तो आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको डेली क्लास अपडेट्स भी दी जाती हैं। एंड अभी ये एक चैप्टर फिनिश हुआ है, तो इस चैप्टर के नोट्स भी अब मैं आपको, हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया, तो इस चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। एंड सब तक ये बात पहुंचाओ कि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज की भी क्लासेस होती हैं। चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।